Hello students, today I am going to explain the chapter 2 of 11th class book Hornbill. The title of this chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. We will do this chapter in two parts and this is first part of this chapter. I am going to explain it line by line. So let's first discuss the title of this chapter. We are not afraid to die. कि हम मरने से नहीं डरते इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सारे इकट्ठे रह सकते हैं तो। ये जो लाइन है, ये जो देखिए ये कोट्स में लिखी गई है, इट मीन्स ये कैरेक्टर्स में से एक जो बच्चा है उसकी वर्डिंग है। तो आप इसी लाइन से समझ सकते हैं कि इसमें जो स्टोरी है वो कितना करेज की स्टोरी होगी कि एक बच्चा इस लाइन को बोलता है। सो लेट्स स्टार्ट. Let's first have a look at the writers. These are Gordon Cook and Alan East. Now, a little introduction to the story. The narrator Gordon Cook, his wife Mary, and their children Jonathan and Suzanne set sail on a ship to imitate the historical round-the-world voyage undertaken by James Cook in 1768. और इसमें उन्होंने अपनी जो हिस्टोरिकल राउंड द वर्ल्ड वॉयज जेम्स कुक ने 1768 में की थी उसको उन्होंने इमिटेट करने के लिए, उससे उसी की तरह से यात्रा करने के लिए, जर्नी करने के लिए उन्होंने 1768 में जो की गई थी वो उन्होंने ये जर्नी शुरू की थी. द जर्नी बिगेन फ्रॉम प्लाईमाउथ. ये जो जर्नी थी ये प्लाईमाउथ से शुरू हुई थी, इंग्लैंड से. इनकी जो जर्नी थी वो इंग्लैंड से इन्होंने शुरू की थी एंड हेडेड साउथ टू केप टाउन, साउथ अफ्रीका. और फिर वो केप टाउन साउथ अफ्रीका की तरफ गए थे. इट वॉज एक्सपेक्टेड टू जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू द एंडलेस इंडियन ओशन. ये एक्सपेक्टेड था कि जर्नी जो था वो ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा और एंडलेस इंडियन ओशन जो था वहाँ से होकर जाएगी. एंड फाइनली रिटर्न टू इंग्लैंड. और आखिर में घूमते हुए वो इंग्लैंड पहुँच जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली द शिप पार्शली रेक्ड इन द इंडियन ओशन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन ओशन के अंदर जो उनका शिप था, जो उनकी यॉट्स थी, वो रेक्ट हो गई, वो नष्ट हो गई. एंड द सेलर फेस डेथ वेरी क्लोज. The narrative describes the near-death experience of these helpless people. कि ये जो निसाए लोग थे उनके लगभग डेथ का एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है. दे हार्ड वर्क. और उस टाइम पे वो कितना हार्ड वर्क करते हैं. चिल्ड्रंस एनकरेजिंग मैसेजेस. आपने टाइटल में भी देखा था कि बच्चे कितने एनकरेजिंग मैसेज देते हैं. देयर विलिंगनेस टू डाई विद देयर फादर एंड मदर, hours of endurance, and finally they're reaching Isle Amsterdam, a tiny island. और फाइनली वो कैसे एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पहले ही इंडियन ओशन में था. तो इसमें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में कि किस तरीके से वो उस कंडीशन का सामना करते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. द नरेटर, who is the captain and also one of the writers, 37 years old businessman Mary, captain's wife Suzanne, daughter 7 years old, son 6-year-old Jonathan, and 2 crew members, American Larry Vigil and Swiss Herb Schiegler. तो ये जो है सभी कैरेक्टर्स हैं. कैसे वो सामना करते हैं इस भयानक स्थिति का, वो आप इसके अंदर देखेंगे. अब बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ लुक एट द पार्ट्स ऑफ अ यॉट. वो एक यॉट में सेल करेंगे तो कुछ पार्ट्स हैं, ये आपके एक्सरसाइज में भी बाद में आएंगे, तो हम इनको पहले कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा चैप्टर पढ़ते हुए आसानी हो. ये जो पोल होता है बीच में, इसको मैस्ट बोला जाता है. ये मेन सेल होता है. बहुत सारे सेल्स होते हैं. ये मेन सेल है. बूम, यहाँ पे जो ये एरिया है ये बूम होता है. कॉकपिट जो होता है इसके अंदर का, जो इसकी रूफ होती है उसके अंदर जहाँ पर स्टीयरिंग व्हील होता है वहाँ कॉकपिट होता है. स्टर्न इज़ द बैक पार्ट ऑफ द बोट और शिप. रडर, रडर यहाँ पर जो पानी में
इमर्ज होता है, एक पार्ट होता है, वो शायद आगे ले जाने के काम आता है। केबिन यहाँ पर अंदर केबिन होते हैं, कॉकपिट के नीचे जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, वो इसका फ्रंट पार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Alan East. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6 and daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये राइटर जो है वो नरेटर है, गॉर्डन कुक खुद ही नरेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बताया गया है कि उनका बेटा, वो और उनकी वाइफ और उनकी बेटी, ये सारे प्लाईमाउथ इंग्लैंड से सेल शुरू करते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। क्या करने के लिए? डुप्लीकेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सेम वे में करने के लिए। द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर। जो राउंड द वर्ल्ड वॉयज, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली जो जर्नी थी, वो की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 years अर्लियर। तो अब लेट्स हैव अ लुक, हु इज कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक was born in 1728 and died in 1779, was a British explorer, navigator and cartographer who ultimately rose to the rank of captain in the Royal Navy. और नेवी में थे ये, और उन्होंने राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था। तो जो राइटर हैं उन्होंने भी उनकी कॉपी करने की कोशिश की, हालांकि सेम जो उनका सरनेम है सेम है, लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं था। वो गॉर्डन कुक और जेम्स कुक, इनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि वो उनसे इंस्पायर थे तो उन्होंने राउंड द वर्ल्ड वॉयज करने की सोची। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, कि बहुत लंबे समय से मैरी और मैं, अब ये मैं कौन है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि अपना वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं नरेटर। अ 37-year-old बिजनेसमैन, कि जो 37 साल का बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि जिसने जो फेमस एक्सप्लोरर है उनसे, इन द वेक ऑफ मीन्स उनसे इंस्पायर होकर सेल करने का फैसला किया था, सपना लिया हुआ था। वो काफ़ी समय से ये उनके माइंड में ड्रीम चल रहा था। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और पिछले 16 सालों से हम अपना जो सारा लेजर टाइम था, फ्री टाइम था, वो हम बिता रहे थे हॉर्निंग। हॉर्निंग मतलब शार्पन करना। शार्पन मीन्स तेज करना। किस चीज़ को? सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग का मतलब है ट्रैवलिंग, सी ट्रैवलिंग स्किल्स, समुद्र में यात्रा करने की जो स्किल्स है, उन पे अपना खाली टाइम जो था वो लगा रहे थे इन ब्रिटिश वाटर्स। और कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि वो ब्रिटेन, इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, इसलिए वो ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटेन के आसपास जो सी था उसके अंदर इस अपनी स्किल को डेवलप करने की, हॉर्न करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब देखिए, उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी, उन्होंने सोचा था कि राउंड द वर्ल्ड वॉयज वो करेंगे। तो ये आपको पता है, यहाँ इंग्लैंड है, प्लाईमाउथ इंग्लैंड है, यहाँ से लेकर उन्होंने पहले केप टाउन जाने की सोची थी, और ये उनकी जो जर्नी था उसका रूट था। यहाँ उन्होंने ये रुके, यहाँ पर उन्होंने अपने साथ 2 क्रू मेंबर्स को मिलाया, और उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा था और फिर यहाँ से घूमकर इंग्लैंड आने का सोचा था। लेकिन जो जर्नी थी उसमें बीच में ही रुकावट आती है, और यहाँ पर वो रुकते हैं, बाद में किसी तरह पहुँचते हैं, और ये जो है उनकी जो यात्रा है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और इसका सामना वो कैसे करते हैं, इस चैप्टर के अंदर इसी पार्ट ऑफ जर्नी को दिखाया गया है। तो लेट्स मूव ऑन। आवर बोट वेव वॉकर, अब उन्होंने अपनी बोट का भी नाम रखा था जो उन्होंने स्पेशली तैयार करवाई थी, वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। वो कितनी थी उसका आपसे पूछा भी जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि उनकी बोट का नाम क्या है या क्या उसके फीचर्स थे। तो वो 23 मीटर्स लॉन्ग थी, 30 टन वुडन हल्ड। वुडन हल्ड का मतलब है वो मेड ऑफ वुड,
कवर्ड विद वुड, वो लकड़ी की बनी हुई थी। ब्यूटी, ब्यूटी क्यों कह रहे हैं, बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से उसको उन्होंने बनवाया होगा और उसका जो वेट था वो 30 टन्स था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई थी, स्पेशली इस जर्नी के लिए उन्होंने तैयार करवाई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और मंथ्स तो महीने तो उन्होंने इसको फिट करने में लगा दिए थे। फिट करने में कैसे, प्रैक्टिस करके देखा होगा, फिर उसमें जो कमी आई होगी, तो इस तरह से महीने लगा दिए थे फिट करने में। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जो रफ से रफ वेदर था, सबसे बुरे वेदर में हमने उसको यूज़ करके देखा था, उसमें टेस्ट करके देखा था, और फिर उसमें जो कमी आई उसको फिर फिट किया था। तो इस तरीके से हमने महीने बिता दिए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, जो हमारी फर्स्ट लेग थी। यहाँ लेग का मीनिंग टांग नहीं है, लेग मीन्स जो उनका पहला चरण था, पहला पार्ट था। प्लान 3 year, जो उन्होंने प्लान किया था 3 साल जर्नी करने का, और वो कितना 105,000 105,000 किलोमीटर जर्नी करने का जो उन्होंने सोचा था, प्लेजेंटली पास हो गया। फर्स्ट लेग मीन्स पहला पार्ट कौन सा था उनका, जो केप टाउन तक उन्होंने सोचा था। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अभी यही बता देते हैं कि केप टाउन तक, प्लाईमाउथ से लेकर केप टाउन तक जो वहाँ जाना था उसको प्लेजेंटली उन्होंने पार कर लिया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, और वहाँ से हमने, इससे पहले कि हम ईस्ट की तरफ जाते, हमने 2 crewmen को अपने साथ मिला लिया। crewmen होता है जो उनके साथ जो हेल्प करने वाले थे, जैसे शिप वगैरह होता है उसमें जो कैप्टन की हेल्प करने वाले लोग होते हैं उनको crewmen बोलते हैं। तो उनका नाम थे, एक अमेरिकन था लैरी विजिल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, और एक स्विस था हर्ब शीगलर। इन 2 crewmen को हमने साथ ले लिया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज, और क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए, फेस करने के लिए, किसको फेस करने के लिए, वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, दुनिया के जो सबसे रफ खतरनाक सीज हैं उनमें से एक जो है साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिण भारतीय जो महासागर है, उसको टैकल करने के लिए हमने अपने साथ 2 crewmen को मिला लिया। देखिए अब ये पिक्चर है, ये मैंने ली है, इसमें उनकी रियल पिक्चर है कि कैसे वो अपनी वेव वॉकर पर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं सनशाइन को। तो ये उनकी रियल पिक्चर है। सो लेट्स मूव ऑन विद द टेक्स्ट। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, तो केप टाउन तक तो बहुत अच्छे से चल गया। केप टाउन से निकले हमें सेकेंड डे हुआ था। वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा जो इनकाउंटर था वो स्ट्रॉन्ग गेल्स से होने लग गया। गेल्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ जो हवाएं चलती हैं तो उनको बोलते हैं गेल्स। तो गेल्स से हमारा एनकाउंटर हुआ, सामना हुआ फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली चलती रही। मतलब दूसरे दिन ही स्टार्ट हो गई थी केप टाउन से आगे और कई हफ्तों तक चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, राइटर कहते हैं गेल्स की मुझे चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उनकी वजह से जो वेव्स का साइज बड़ा हो गया था, वेव्स जो उठकर आ रही थी वो अलार्मिंग था, वो थ्रेटनिंग था, वो मुझे थ्रेटन कर रहा था। अप टू 15 मीटर्स, वो लगभग 15 मीटर तक ऊंची उठ जाती थी। एज हाई एज आवर मेन मैस्ट, उतना ऊंचे जितना कि हमारा मेन मैस्ट होता है। मैस्ट मीन्स जो टॉल पोस्ट आपने देखा था, अभी हमने वो पिक्चर भी देखी थी, तो उसमें जो सबसे ऊंचा जो पोस्ट या टावर होता है वो क्या होता है, मैस्ट होता है। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और दिसंबर 25 तक आते आते हम केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर के बावजूद, एट्रोशियस का मतलब होता है
फ्राइटफुल, डरावना, बुरा वेदर के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। और दिसंबर 25 को हमने पूरी तरह से एक हॉलीडे की तरह मनाया और क्रिसमस ट्री के साथ वो मनाया। आपको पता है कि अगर उन्होंने इतना लंबा टाइम वहाँ जाना था तो वो अपना पूरा सामान जो है लेकर गए हुए थे, और उसके जो केबिन्स होते हैं उनमें वो सामान स्टोर होता है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर के दिन भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वेदर में, मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट मीन्स उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने अंदाज़ा लगाया, हमने ये रीज़न लगाया, कारण लगाया कि ये जल्दी ही बदलने वाला था। एंड इट डिड चेंज। और जैसे राइटर कह रहे हैं कि जैसे कि मुझे अंदाज़ा था ये बदल गया, लेकिन बदल के इम्प्रूव नहीं हुआ, फॉर द वर्स, ये बुरा हो गया, ये डेटीरियोरेट हो गया, इम्प्रूव नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? एट डॉन ऑन जनवरी 2 के डॉन मीन्स सवेरा होते होते द वेव्स वर जाइजेंटिक। वेव्स जो थी वो जाइजेंटिक हो गई। जाइजेंटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो गई, बहुत बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, कि हम एक छोटी सी स्मॉल स्टॉर्म जिप के साथ ही सेल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। स्टॉर्म जिप मीन्स स्टॉर्म के टाइम पर वो लगाते हैं ताकि वो हवा के फ्लो को रोक सके। जिब होता है एक तरह से सेल ही होता है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी 8 नॉट्स की गति से ही चल रहे थे। नॉट होता है, वैसे तो गांठ होता है, लेकिन नॉट इन टर्म्स में लगता है जब जर्नी सेल की बात होती है। एक यूनिट ऑफ स्पीड होता है, जब सी के अंदर हम स्पीड को नापते हैं तो नॉट्स में नापते हैं। तो 8 नॉट पर आवर इस तरीके से वो जा रहे होंगे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स, और जैसे ही हमारा जो शिप था, अब ये जो अपनी जो बोट है, यॉट है, वैसे वो यॉट में गए थे, लेकिन उस यॉट के लिए वो कभी शिप का यूज़ करेंगे, कभी बोट का यूज़ करेंगे। तो ये टाइप है। तो वो जो छोटा सा शिप था, वो जैसे ही हर एक वेव के टॉप पर पहुंचता था, उसकी चोटी पे, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो हमें क्या दिखाई देता था कि एंडलेस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने इनॉर्मस, बड़े बड़े लार्ज सीज। एक ऐसा लगता था एक सी नहीं है, बहुत सारे सी हमारी तरफ गोल गोल घूम करके आ रहे हैं। जैसे ये हवा की वेव की वजह से जो हमारे शिप था वो ऊपर उठता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो हवा की स्क्रीमिंग थी, वो क्राई थी हवा की, हवा जो चिल्ला रही थी उसका नॉइज था। और स्प्रे मीन्स जो पानी का वो स्प्रे करती थी, वॉज पेनफुल टू ईयर्स, वो कानों को पेनफुल लगता था। टू स्लो द बोट डाउन, और बोट को स्लो करने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हो गए तो वो वेव्स का सामना नहीं कर पाएंगे। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने जो स्टॉर्म जिप थी, जो छोटी सी थी, वो जो सेल था उसको ड्रॉप कर दिया, नीचे उतार दिया। एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रोप, और लैश्ड मीन्स बांध दिया, कस दिया। अ हैवी मूरिंग रोप, एक बड़ी सी भारी सी मूरिंग रोप को, मूरिंग रोप होती है कि समुद्र में कहीं भी बांधने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो रोप होती है वो मूरिंग रोप होती है। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जो उसका स्टर्न बैक पार्ट था शिप का, उसमें एक लूप बनाकर, एक फंदा सा बनाकर हमने उसको कस दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज़ को क्या कर दिया, डबल लैश्ड कर दिया। डबल लैश्ड का मतलब क्या है, हर चीज़ को डबल बाइंड कर दिया रोप्स के साथ। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने अपनी लाइफ राफ्ट का मतलब होता है लाइफ सेविंग बोट्स वगैरह लेकर जाते हैं कि इन केस जो ये है कैप्साइज हो जाती है, बोट उलट जाती है, तो लाइफ राफ्ट्स का यूज़ करके वो अपनी जान बचा सकते हैं। तो लाइफ राफ्ट का ड्रिल किया, अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हमने लाइफ लाइन्स अटैच की। लाइफ लाइन्स मीन्स जीवन को बचाने के लिए जो वो वहाँ कुछ लेकर जाते होंगे, तो उनको भी उन्होंने अटैच कर लिया, मीन्स बुरी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। डॉन्ड ऑयल स्किन्स को डॉन कर लिया, डॉन मीन्स वियर, पहन लिया। ऑयल स्किन्स होता है कि वाटर प्रूफ गारमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको हमने पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट्स,
और लाइफ जैकेट्स भी पहन ली एंड वेटेड, और वेट करते रहे कि मौसम कब चेंज होगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो इम्पेंडिंग डिजास्टर था, इम्पेंडिंग मतलब आगे आने वाला, जो अभी हमारे सामने आने ही वाला था, उसका जो इंडिकेशन था, सिग्नल था डिजास्टर का, डिजास्टर मतलब विनाश या जो भी डेंजर आने वाला था, उसका पहला इंडिकेशन केम एट अबाउट 6 PM। वो लगभग 6 बजे आया विद एन ओमिनस साइलेंस। जब क्या हो गया, एक ओमिनस साइलेंस हो गया। ओमिनस का मतलब है इनऑस्पिशियस, मतलब जब हम पहले ही ये कहते हैं मेरी बाईं आंख फड़क रही है, या इस तरह की जब बातें करते हैं ना कि आदमी को पहले अंदाज़ा होता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो एक ओमिनस साइलेंस हो गया, एक अजीब सी चुप्पी हो गई। आपको भी पता है कि बारिश से पहले हवा रुक जाती है, तो उस तरह का साइलेंस हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, बारिश होगी या आंधी आएगी, कुछ होगा। तो इस तरह का साइलेंस हो गया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान जो था तुरंत ही काला पड़ गया, अंधेरा हो गया। देन केम ए ग्रोरिंग रोर, फिर एक गरजती हुई गर्जना आई। ग्रोरिंग मतलब बढ़ती हुई गर्जना आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब लार्ज क्लाउड, बादल, टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। वो क्या हो गया, शिप के जो बैक पार्ट था उसकी तरफ आ गया। टावर्ड मीन्स टावर की तरह ऊपर उठ गया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड, और डर के साथ मैंने ये रियलाइज़ किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। बट एक वेव थी, वो दिख इतनी ऊंची थी कि क्लाउड लग रही थी, लेकिन जैसी मैंने कभी नहीं देखी थी ऐसी वेव थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल परफेक्टली पूरी तरह से वर्टिकल लग रही थी। वर्टिकल का मतलब है 90 के एंगल पर लग रही थी, सीधी खड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दुगनी हाइट की थी जो दूसरी वेव्स थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इसकी डरावनी सी तोड़ने वाली क्रेस्ट थी। क्रेस्ट मतलब टॉप पार्ट, जो इसकी चोटी थी वो क्या था, फ्राइटफुल था, डरावना था। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, और जो वो गर्जना थी फिर एक थंडर में बदल गई। थंडर आपको पता क्या है, तूफान, जब बहुत ज़्यादा गर्जना होती है, रंबलिंग नॉइज होता है, तो वो क्या होता है, थंडर। वो थंडर में वो गर्जना थी वो बढ़कर थंडर हो गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही उस वेव के सामने हमारा जो शिप था उसका बैक पार्ट आया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक पल के लिए तो लगा कि शायद हम इस लहर को पार कर लेंगे, राइड कर जाएंगे, ऐसा लग रहा था, ऐसी आस लग रही थी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन फिर तभी क्या हुआ, एकदम से एक ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब एक विस्फोट सा हुआ, एक एक्सट्रीमली लार्ज बर्स्टिंग हुई किसी चीज़ की, जैसे कोई विस्फोट हुआ, उसने शुक द डेक, उसके डेक को हिला दिया। डेक मीन्स जो ऊपर क्या जो पार्ट था उसको हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है एक वॉयलेंटली फ्लो हो गया, किस चीज़ का, ग्रीन एंड वाइट वाटर। जैसे ही लहर टकराई बहुत ज़्यादा बौछार हुई एकदम से सफ़ेद और हरे पानी की, और ब्रोक ओवर द शिप, और वो शिप के ऊपर टूट पड़ी। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर था, मीन्स गोल्डन कुक कह रहे हैं कि उनका सिर जो व्हील में जाकर लगा, व्हील का मतलब है स्टीयरिंग व्हील में, क्योंकि वो स्टीयरिंग व्हील पर काम कर रहे थे। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे इतना जानकारी है कि मैं ओवरबोर्ड फ्लाई कर रहा था, मीन्स पानी के बीच में वो फ्लाई कर रहा था, पानी में ही फ्लाई कर रहा था, तैर रहा था। या फ्लाई का मतलब उड़ने के बजाय तैरना हो गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो वेव्स थी, लहर थी, उनके नीचे मैं डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था मेरी सामने आती हुई डेथ को। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना खो रहा था, होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और तब मुझे काफ़ी शांति लग रही थी। मीन्स जैसे बेहोश हो रहा था तो थोड़ी शांति लग रही थी, नहीं तो काफ़ी डरावना वो सब कुछ लग रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर,
और बड़ा ही, जैसा कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मैंने तो सोच लिया था मेरी मौत आ गई है, लेकिन मेरा जो हेड था सिर पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, वो पानी से बाहर पॉप आउट हो, एकदम से बाहर निकल आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और तब जाकर राइटर को रियलाइज हुआ कि कुछ मीटर की दूर पर वेव वॉकर थी। वेव वॉकर मतलब उनकी जो शिप था, यार्ड्स थी, वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो लगभग कैप्साइज होने वाली थी। कैप्साइज का मतलब क्या होता है? ओवरटर्न होना, उसको पलट जाना, वो लगभग डूबने वाली थी। हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यहाँ हर वेव वॉक करके ले आया है। वो बोट थी, इसलिए उसको फीमेल की तरफ डिस्क्राइब किया गया है कि उसका जो मैस्ट था, मैस्ट मीन्स आपको पता है वो वर्टिकल होते हैं, 90 के एंगल पर होते हैं, तो वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गए थे। जो चीज़ 90 के एंगल पर थी वो 180 पर हो गई, मीन्स वो एकदम से फ्लैट हो गई थी। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर एक ऐसी वेव आई कि उसने उसको अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया। वो डूबने वाली थी, दूसरी तरफ से वेव आई तो वो अपराइट हो गई, सीधी हो गई, स्ट्रेट हो गई। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, और तब क्या हुआ, मेरी जो लाइफ लाइन थी वो टाउट हो गई, वो थोड़ी हार्ड हो गई और वो खिंच गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को ग्रैब किया। ग्रैब किया मीन्स पकड़ा, उनको होल्ड किया। रेल्स आपको पता है जो रेलिंग्स होती हैं, आयरन बार्स वगैरह होती हैं वेव वॉकर के ऊपर वाले हिस्से में। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और क्या किया राइटर ने, क्योंकि वो बाहर चला गया था वेव की वजह से, वो सेल थ्रू द एयर मीन्स हवा में घूमता हुआ वेव वॉकर के मेन बूम में जंप लगा गया। मेन बूम का मतलब जो मेन ऊपरी पार्ट था उसका, उसमें वो घुस गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और उसके बाद भी वहाँ उसकी परेशानी ख़त्म नहीं, उसके बाद वाली लहरों ने मुझे टॉस कर दिया। टॉस मीन्स जैसा सिक्के का टॉस करते हैं, उछाल दिया अराउंड द डेक, उसका जो डेक था ऊपर वाला पार्ट था उसके ऊपर, लाइक ए रैग डॉल, जैसे एक फटी पुरानी डॉल होती है उसको बच्चे इधर उधर मारते हैं, ऐसे ही उन वेव्स ने मुझे इधर उधर पटक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरे जो बाएं वाले रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो क्रैक हो गई, वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा जो मुंह था वो ब्रोकन टीथ और ब्लड से भर गया था। somehow I found the wheel, किसी तरह मैंने व्हील को ढूंढा। lined up the stern for the next wave, और व्हील मीन स्टीयरिंग व्हील को मैंने पकड़ा और स्टर्न को, उसके बैक पार्ट को अगली लहर का सामना करने के लिए सीधा किया, लाइन में लगाया। एंड हंग ऑन, और उससे लटका रहा। लटका क्यों रहा? क्योंकि वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं था। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे ये लग रहा था कि शिप में नीचे पानी घुस गया था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील, नीचे का मतलब क्या है? बिलो मतलब जो केबिन्स थे, कि मुझे ये था ऊपर इतना कुछ हुआ है तो केबिन्स में भी पानी घुस गया होगा। आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील, लेकिन मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं व्हील को अबेंडन करके छोड़ के इन्वेस्टिगेट करने जाता, वहाँ पड़ताल करने जाता, क्योंकि नहीं तो ऊपर की समस्या आ जाएगी। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, और अचानक ही क्या हुआ कि सामने का जो हैच था वो खुला। हैच होता है एक बोट वगैरह में एक जो डोर होता है जो छत के ऊपर होता है नीचे केबिन्स में जाने के लिए, तो वो एकदम से खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी वहाँ दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, कि जो डेक्स हैं, डेक्स का मतलब यहाँ लगेगा जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो स्मैश हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, कि हमारे केबिन्स में पूरा पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने चिल्लाकर कहा कि तुम व्हील पर आओ, तुम स्टीयरिंग व्हील पर आओ। और मैं चिल्लाया जैसे ही मैं हैच की तरफ स्क्रैम्बल किया। स्क्रैम्बल मीन्स हरीडली भागा। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और वहाँ जाकर क्या देखा राइटर ने, वो कहते हैं मैंने देखा कि लैरी और हब जो उनके क्रू मैन थे वो मैड मैन की तरह, पागलों की तरह पंप कर रहे थे। पंप मीन्स पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और अंदर का नज़ारा क्या था कि वेव की वजह से केबिन्स में क्या मचा हुआ था। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई लकड़ियाँ जो थी क्रेजी एंगल्स पर लटकी हुई थी, मीन्स इधर उधर। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड
इनवर्ड्स। और स्टारबोर्ड साइड जो होती है, स्टारबोर्ड का मतलब है जो राइट साइड होती है, जो उसकी राइट साइड होती है बोट की, वो क्या हो गई थी, बल्ज इनवर्ड्स, वो इनवर्ड्स अंदर की तरफ बल्ज हो गई थी। बल्ज मीन्स स्टिक आउट हो गई थी। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, जो कुछ भी सामान रखा था, स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, वो स्लोश्ड अबाउट फ्लोट कर रहे थे, बुरे तरीके से फ्लोट कर रहे थे, इधर उधर पानी में डूबे तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैर कर गया, आधा क्रॉल करके गया। क्रॉल मतलब घुटनों के बल गया, बच्चों के केबिन में पहुंचा जहाँ बच्चे थे। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर का जो बंक था, बंक का मतलब उनका जो ऊपर बेड बना हुआ होगा, आपने हॉस्टल वगैरह में देखा है कि वहाँ पर बंक्स बना दिए जाते हैं एक के बाद, जैसे बंक्स होते हैं ट्रेन्स में होते हैं, ऐसे ही ऊपर के एक बंक से उन्होंने आंसर किया कि हाँ, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड स्यू जो बेटी थी उसने कहा लेकिन मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर जो एक बड़ा सा बम्प बन गया था, गोला सा हो गया था, उसकी तरफ उसने पॉइंट किया कि मेरा यहाँ से सिर दुख रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन राइटर कहता है उस टाइम बम्प हेड्स जैसी छोटी चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि और बहुत काम थे। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, एक हैमर को लेकर, हथौड़ा लेकर, स्क्रूज पेंच वगैरह लेकर और कैनवस जो मोटा कपड़ा होता है उसको लेकर मैं डेक के ऊपर वापस गया, ऊपर गया। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. क्योंकि जो राइट साइड थी, स्टारबोर्ड साइड थी, वो ओपन पूरी तरह से टूट चुकी थी, खुल चुकी थी। हम हर वेव जो आ रही थी उसके साथ पानी को अपने अंदर ले रहे थे, मीन्स वेव वॉकर में हर वेव के साथ पानी ज़्यादा आ रहा था। इफ़ आई couldn't make some repairs, we would surely sink. मैंने सोचा कि अगर कुछ रिपेयर्स नहीं हुई तो हम पक्का सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, किसी तरीके से मैंने कैनवस को स्ट्रेच किया, फैलाया, मैनेज कर लिया ये स्ट्रेच करने में, क्योंकि वहाँ पर तो उसको एक बार रखना भी बहुत बड़ी बात थी। फैलाया एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स, और वाटर प्रूफ जो जिनमें से पानी ना गुजरता हो, मोटे कपड़े के कैनवस वगैरह के हैच कवर्स लगा दिए अक्रॉस द गेपिंग होल्स, जो गैप थे उनमें जो होल्स बने हुए थे उनके ऊपर किसी तरीके से उनको सिक्योर कर दिया वाटर प्रूफ कवर लगाकर। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी नीचे से स्ट्रीम कर रहा था, बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब ज़्यादातर जो था वो ओवर द साइड में साइड से डिफ्लेक्ट हो गया था, दूसरी साइड डाइवर्ट हो गया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब खड़ी हुई जब हमारे जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक अप होने शुरू हो गए। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, वो ब्लॉक हो गए, रुक गए। किस वजह से कि जो केबिन्स में डेब्रिस था, डेब्रिस मीन्स जो रैकेज वगैरह था, जो रबल रिफ्यूज़ था जो वहाँ इधर उधर तैर रहा था, वो उसके अंदर घुस गया और वो ब्लॉक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था, बिजली का पंप था, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब उसने काम करना बंद कर दिया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का जो लेवल था वो थ्रेटन करता हुआ बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड्स, और डेक के ऊपर वापस जाकर मैंने पाया कि जो हमारे एक्स्ट्रा वाले हैंड पंप्स थे वो ओवरबोर्ड रेंच्ड हो गए थे। रेंच्ड मतलब वो ट्विस्ट टूट फूट गए थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, और उसके साथ जो हमारी 4 स्टे सेल थी। 4 स्टे सेल भी एक तरह की सेल होती है, जो पाल होती है उसको वो लगाते हैं पीछे आगे की तरफ। द जिप मतलब स्टॉर्म जिप, वो भी हो गई थी, रैक हो गई थी। द डिंगीज एंड मेन एंकर, उसके साथ साथ जो हमारा मेन एंकर था, एंकर मतलब जो मेन एंकर होता है कि जब भी हमें बोट वगैरह रोकनी होती है तो उसको हम बॉटम ऑफ द सी से अटैच करने के लिए एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं एंकर। वो लगा देते हैं, एक त्रिशूल जैसा होता है ताकि वो
बोट वहाँ पर रुक जाए। नॉर्मली जब हम किसी किनारे पर पहुँचते हैं तब हम ऐसा करते हैं। तो डिंगीज़, और डिंगीज़ भी ख़राब हो गई थी। डिंगीज़ होती हैं जो छोटी बोट्स जो होती हैं, ऐसे टाइम पर जब हमें बचना होता है तो निकलने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम के फर्श के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने इसको जोड़ दिया एक बाहर जाने वाली पाइप से, बाहर पानी निकालने वाली पाइप से। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और ये अच्छा रहा, मैं थैंकफुल रहा इसके लिए कि ये काम कर गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन। जो हमारी रात थी वो ड्रैग करती रही। ड्रैग क्यों करती रही? धीरे धीरे खिंचती रही। एंडलेस, एक जो कभी ना ख़त्म होने वाला बीटर, बहुत बुरा कोल्ड रूटीन पर, ठंडा रूटीन था। ऑफ पंपिंग, क्या करने का रूटीन बन गया था? पंप कर रहे थे हम, लगातार पानी बाहर निकाल रहे थे। स्टीयरिंग, ऊपर स्टीयरिंग व्हील पे मैरी लगी हुई थी। वर्किंग द रेडियो, और मैं रेडियो पर मैसेज भेज रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मे डे कॉल्स। और हमारी ये जो मे डे कॉल्स थी इनका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मे डे कॉल्स होता है कि जो डिस्ट्रेस के टाइम, जो मुसीबत के टाइम कॉल किया जाता है तो उनको बोलते हैं मे डे कॉल्स। तो इन डिस्ट्रेस भरी कॉल्स के कोई उत्तर नहीं मिल रहे थे। मीन्स हमारा कहीं से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के इस रिमोट कॉर्नर में, दूर दराज के कोने में, ये सरप्राइजिंग भी नहीं था। ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। स्यूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली। स्यू का जो हेड था अब स्वोल कर गया था अलार्मिंगली। अलार्मिंगली मतलब बहुत ही थ्रेटनिंगली, चेतावनी देता हुआ स्वोल कर गया था। मीन्स वो अब इतना सूज गया था। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और अब उसने मुझे एक बड़ा सा कट दिखाया अपनी आर्म के ऊपर। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये इंजरीज मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई, she replied, तो उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you, कि मैं आपको तब वरी नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी, when you were trying to save us all, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। सो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।